देखो भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है। सॉलिड का डिफिनीशन तो जानते ही होंगे भाई, क्या होता है बताइए। है ना, तो यहाँ दिया भी हुआ है ना। A solid has definite shape and size है। In order to change the shape and size of the body, a force is required. If you stretch a helical spring by gently pulling it in, the length of the spring increase slightly when you leave। तो ये सब चीज क्या है, मतलब देखिए, अब सॉलिड में क्या आने लगा, ये सब इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब प्रॉपर्टी आने लगा। क्या है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी? हाँ, जैसे कि किसी चीज को स्प्रिंग को खींचे वापस लौट के अपने सेट में, तो इलास्टिसिटी, अगर वापस नहीं लौटा तो प्लास्टिसिटी। समझ गया ना। मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी में टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, लेकिन प्लास्टिसिटी में वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। We know that in a solid, each atom or molecule is surrounded by neighboring atom or molecule. These are bounded together by interatomic or intermolecular force and stay in a stable equilibrium position. When a solid is deformed, the atom or molecule are displaced from their equilibrium position, causing a change in their interatomic distance। मतलब क्या होता है कि पहले कोई सॉलिड है, वो क्या है कि अपना फिक्स सेफ साइज में रहता है, लेकिन अगर किसी को खींचिएगा, कुछ कीजिएगा, तो क्या होगा, उसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा या डिस्टर्ब होगा, होगा ना। और वो एक एक जगह से दूसरे जगह पे चला जा सकता है, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो वही चीज इसमें बता रहा है। क्या चीज है, इलास्टिक बिहेवियर को शो करने के लिए प्रैक्टिकल टाइप से बहुत सारे स्प्रिंग को जोड़ के किया है। समझ गए ना। यहाँ से पढ़ो तो, इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस, क्या बोल रहा है कि इनलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन बॉडी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना ज्यादा है ना इलास्टिसिटी हो रहा है, तो थोड़ा सा जैसे पहले है लेंथ एल, उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, एल प्लस समथिंग कुछ हो गया, डेल्टा एल। समझ रहे हो ना। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होगा। तो यही दो वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक को स्ट्रेस बोलेंगे, दूसरे को स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है। चलिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीज हम लोगों को पढ़ना है इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्टोर स्ट्रेस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई
एरिया। समझ गया ना, इसको लिखा जाए। इसका एसआई यूनिट स्ट्रेस का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। डायमेंशन इसका दिया हुआ है m l-1 t का पावर -2। इतना चीज लिखा जाए। स्ट्रेस का डेफिनेशन पता हो गया भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी बॉडी को तुम खींच रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स, खींच के छोड़ोगे तो वो अपना रीस्टोर हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसका F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, m l-1 t का पावर -2 हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है ना। चलिए, अब स्ट्रेस दो तरह का होता है। स्ट्रेस कितना तरह का होता है, दो तरह का। पहला को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, पहला नंबर है। दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है भाई टेंसाइल में, क्या होता है टेंसाइल में है कि इस चीज को दोनों तरफ से मतलब खींच रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर इसको ऐसे फोर्स लगा दिया जाए तो कॉम्प्रेसिव, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी का डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का। समझ गया ना, लिख ले सकते हो। दो तरह का स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब क्या था, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, इसको खींचे, है ना, इसको फोर्स F लगा रहे हो, खींचे, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया इसका। समझ गए ना, ये एल लेंथ का था, है ना, एल प्लस एक्स हो गया। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ एल था और ये हो गया डेल्टा। तो देखिए, तो स्ट्रेन को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ बाई चेंज इन लेंथ। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ था, है ना, और ओरिजिनल लेंथ एल था, तो इसको हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया है ना, जैसे कॉम्प्रेसिव हो या टेंसाइल स्ट्रेस किसी चीज पे लगेगा तो वो सिंपल सा चीज है। जैसे कि ये एग्जांपल ऐसे हम बताए थे ना, ऐसे बॉडी को दोनों तरफ से खींच रहे हो ना भाई, अगर इलास्टिक बॉडी है तो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा ना, रबर ऊपर है तो इस तरह का वो साइज हो जाएगा कुछ देर बाद।
तो डेल्टा एल का चेंज आ गया, पहले लेंथ एल था, पहले मान लो कि 10 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर हो गया, तो डेल्टा एल यहाँ पे कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया 10, तो इसका निकाल सकते हो ना स्ट्रेन कितना आया। स्ट्रेन क्या लिखोगे 2/10 यानी कि 0.5, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में भी हो सकता है, समझे ना। चलिए, तो स्ट्रेन समझ गए होगे, स्ट्रेन क्या चीज है ना। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का कोई पूछेगा कि डिफिनीशन बताइए तो क्या बोलिएगा। स्ट्रेस का ना भाई, दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन होता है। हाँ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इट इज द रेशियो, है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये सब लिखिए तो थोड़ा लिखिए, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। स्ट्रेस पहले लिखो, स्ट्रेस का फार्मूला वगैरह लिखाए थे, स्ट्रेस का टाइप लिखवाए थे, स्ट्रेन लिखवाए, स्ट्रेन में जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा है, उसके बाद शियर स्ट्रेस होगा, तो इसको स्ट्रेन ही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं। लिखे कुछ कुछ, एक और चीज लिख लीजिए तो, शियर स्ट्रेस कुछ नहीं है ये, मतलब ये जो ऐसे खींच रहे थे ना, उसी का अलग है। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स इज नोन एज टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। समझ गए ना, या पढ़ सकते हो, लिखने का कोई उतना है नहीं। रॉबर्ट हुक, यही सब कुछ किया क्या, पढ़ लेते हैं।
रॉबर्ट हुक वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1635 इन फ्रेश वाटर। तो गजब नाम है। ओहो। He was one of the most brilliant and versatile 17th century English scientists. He attached Oxford University but never graduated. पढ़ा भी नहीं, ग्रेजुएशन तक। He was extremely talented innovator, instrument maker and building designer. He assisted Robert Boyle in construction. मतलब उतना जमाना पहले भी ग्रेजुएशन होता था ऑक्सफोर्ड सब में। He became professor of geometry in Hersham College, where he carried out his astronomical observation. He built Georgian reflector telescope, यही बनाया है। Discovered the fifth star trapezium and the astrium in the constellation Origin. क्या हुआ? Fifth star trapezium and the astrium, क्या चीज है? Suggested that the Jupiter rotate on its axis. यही सब बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई। जुपिटर को बोला कि एक्सिस पे रोटेट करता है। मार्स के बारे में बोला कि 90 डिटरमाइन द प्लैनेट रेट ऑफ रोटेशन, स्टेट दैट द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्क्राइब्ड प्लैनेटरी मोशन व्हिच न्यूटन मॉडिफाइड लेटर। He was elected fellow of Royal Society and served as the society secretary from Itna. His series of observation presented in Micrographia. He suggested wave theory. इसमें इसका क्या है भाई योगदान? वो इलास्टिसिटी। अच्छा देखिए अब आ जाएगा आपको हुक लॉ। हुक लॉ क्या होगा बताओ? इलास्टिसिटी वाला कि फिर वापस चला जाएगा, है ना? आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ये खोज किए, इलास्टिसिटी का थ्योरी दिए थे, ठीक है ना? जैसे शियर स्ट्रेस होता है तो उसी कारण शियर स्ट्रेन भी होगा, होगा ना? देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है। strain produced is known as shearing strain. As a result, tangential force there is relative displacement dx. देखिए जैसे कि एक था, जैसे हम लोग अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखे थे जिसमें डेल्टा एल बाई एल था ना। इसमें क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा देखिए एरिया बढ़ जा रहा है, इसका लेंथ तो बढ़ ही रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम वॉल्यूम एरिया ये सब भी बढ़बे करेगा, है ना? इस तरह का चीज भी हो जा रहा है। देख रहे हो ये बेंड भी हो जा सकता है, थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया अपना मेन पोजीशन से, इसको इधर की तरफ खींच दिए, तो समझ गए ना? तो सीरीज स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एल। स्ट्रेन का हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू tan थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या चीज है देखिए फिगर में दिया हुआ है दोनों का। और देखो फिगर क्या है, पहला क्या है? हेलो, बता देते हैं पहले फिर पढ़ना। देखो पहला में हो रहा है डेल्टा एल बाई एल, इसमें हो रहा है डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है, इसमें शियर स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना? और ये देखिए किताब उताब जैसे ज्यादा मोटा किताब रहता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेता है ना, उसको एकदम अच्छा से भी रखिए तो इधर उधर हो जाता है, शियर स्ट्रेस के कारण होता है। डी वाला पढ़ो।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, 3 प्रकार का होता है, डेल्टा V बाई V। देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, चेंज ऑफ एरिया हो रहा है, चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है, कोई दिक्कत? लिख लो इसको कि स्ट्रेन, स्ट्रेन में पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का क्या है, डेल्टा L बाई L, दूसरा में क्या है, डेल्टा X बाई X, और वॉल्यूमेट्रिक में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर, डेल्टा V बाई V, समझे ना? तो उसको वैसे ही बोल सकते हैं कि चेंज इन ओरिजिनल एरिया बाई, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन 3 प्रकार का हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको लिखो। जैसे स्ट्रेस का 2 टाइप था, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, उसी तरह स्ट्रेन का 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाई L, शियर स्ट्रेन डेल्टा X बाई X और वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा V बाई V। इंस्टाग्राम पे आज फॉलो किए, पुराना कौन भुला गए थे, आज बनाया नया काम। आगे बढ़े ना भाई, चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सब हो गया। चलिए जो हुक का पढ़ा था आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना? जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, समझ गए? तो स्ट्रेस को बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू के स्ट्रेन, है ना? एक प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे के, उसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो हुक्स लॉ को लिखा जाए, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला लिखा जाए। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है?
Hooke's law is an empirical law and it is found to be valid for most material. However, there is some material which do not exhibit his linear relationship. मतलब बोल रहा है कि ये सभी मटेरियल के लिए अधिकतर के लिए वैलिड ही हैं हुक्स लॉ। तो लिखा जाए हुक्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। सब बढ़िया से देगा ही नहीं, एनसीईआरटी में बढ़िया से देगा ही नहीं, कहीं इतना अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। टीचर का टेस्ट ले लेता है ये सब चीज नहीं ना लिखेगा। देखो एक चीज और लिख लो भाई, लेकिन अधिकतर किताब में तो अलग अलग चीज होता है, लेकिन हमको जहां तक याद है स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। के हो गया, और यंग मोड वो जो आया ना स्ट्रेन, स्ट्रेन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको सेंटेंस के फॉर्म में ही याद रखो, कहीं कुछ भी नोटेशन रहे उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, अपने मन से मान सकता है आदमी। हो गया हुक्स लॉ भाई, क्या है बताइए हुक्स लॉ। ठीक है,
अब चलिए हम लोग अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है ना। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बहुत ही जबरदस्त है, मतलब एग्जाम में तो ये सब ग्राफ में ये सब पूछा जाता है, तो ठीक है ना। देखो, है ना, ये है मेटल के लिए है। मेटल दो तरह का होता है, आगे चल के बताएगा। देखिए ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल जानते ही हो ना, डक्टाइल मटेरियल जैसे सिल्वर है, ये सब चीज है। एक ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि गिट्टी है, गिट्टी को ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो टूट जाएगा, उस तरह की चीज को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना। देखिए, तो जहां तक हुक लॉ में बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ठीक है, ए पॉइंट तक तो हो रहा है वो चीज, है ना। फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। फिर यहाँ चेंज हो गया, ये देखिए अपना वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है, और इसके बाद वो चीज फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, समझे ना। इस डायग्राम के बारे में तो एक्चुअल में लिखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे ही बना सकते हो, समझ गए ना। देखो सबसे पहले इसमें बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, in the region A to B, a strain is not proportional. Nevertheless, body still return to its original dimension where the load is removed. The point P is curve is known as yield point as elastic limit, and the corresponding stress is known as yield strength of material. ठीक है, बोल रहा है कि ए पॉइंट तक तो बॉडी को अगर ले जाइएगा, खींचिएगा, तो ये हो सकता है कि द बॉडी स्टिल रिटर्न इन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे बी कर्व पे बढ़ा दिया तो उसका यील्ड लिमिट है। बी क्या है, बी है यील्ड लिमिट है, मतलब इससे ज्यादा आप बढ़ाओ, मतलब वो उससे ज्यादा इलास्टिक, मतलब बी के आगे अगर खींचेगा तो वापस नहीं जा पाएगा अपने से, समझ गया ना। वो यील्ड यील्ड पॉइंट है, यील्ड स्ट्रेंथ भी उसको बोल रहे हैं, समझ गए। फर्दर क्या बोल रहा है कि इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर, मतलब बी पॉइंट से आगे भी उसको खींचे तो क्या होगा, है ना। द डेवलप एक्सीड yield strength and strain increase rapidly in the small change in the stress। देखिए अब कर्व, फिर से कर्व देखा जाए बढ़िया से, क्या हो रहा है। देखो बी से सी में क्या हुआ, थोड़ा सा ही, मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ा, यहाँ तो एकदम प्रोपोर्शनल टाइप से चल रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, समझे ना। यहाँ एकदम मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा बी से सी पे, लेकिन स्ट्रेन आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, समझ गए ना। समझ गए, ये इसका एकदम मैक्सिमम लिमिट यहाँ है। मैक्सिमम लिमिट के बाद क्या होगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा बॉडी में। तो इस डायग्राम को सिर्फ बना लो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कभी कभी एग्जाम में ना पॉइंट पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हुआ है, बी पॉइंट को दिया हुआ था यील्ड पॉइंट बोलेंगे, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम प्लास्टिसिटी स्टेज क्रॉस कर गया, और वो क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डायग्राम ये बनाया जाए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। अच्छा, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा भाई बताओ। ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा ना, कि वो ऐसे करके तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, समझ गए ना। देगा ही, हो सकता है कि नहीं भी देगा।
का से शुरू हो गया नहीं। नहीं देगा भारत। यहाँ ब्रांडिंग ज्यादा होने लगता है खिलाड़ी का। इतना तो चाहिए लेकिन सबसे मेहनत ही नहीं है खेल। कॉलेज में तो नाम का सिर्फ खेल है। फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, तुम लोग को भाई ओरिजिनल कहाँ खिलवाया हुआ जाता ही नहीं है कभी जीवन। 15 साल आदमी पढ़ाई में लगाता है अपना। 10 प्लस 2 साल 12, 12 साल और 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल। 15 साल अगर दूसरा क्षेत्र में मेहनत करे ना तो अरब अरब महासंत में खेलने लगेगा। गायकी हो चाहे डांस हो चाहे खेल हो। वही ना, अपना कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। तो भाई तो फॉर्म बोल रहा है कि भरेंगे भरेंगे। लिख लिए भाई। देखो ब्रिटल मटेरियल वाला। दूसरा चीज है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा। बायोलॉजी का चीज है एरोटा। क्या होता है ये थोड़ा क्या होता है। फिगर दे दिया है एरोटा का। सब कॉमेडी होता है शरीर में नहीं सब। मतलब उस पर भी स्ट्रेस पड़ते रहता है नहीं। तो ये भी डायग्राम याद रखना है इसको। डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाए तो इसको याद होना चाहिए किस चीज का है। एनसीईआरटी में है तो आ भी सकता है। अगला क्या बोल रहा है, there is no well-defined plastic region, substance like tissue of aorta, rubber, etc., which can scratch to senses large strain are called elastomers। है ना, मतलब रबर में बोल रहा है या टिश्यू में बोल रहा है कि मतलब इसमें प्लास्टिक स्टेज आता ही नहीं है, तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इलास्टोमर्स क्या होता है। तो सब यहाँ से यहाँ तक इसको लिखिए, सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ एरोटा एंड रबर which can be stretched to cause large strain are called elastomer।
चलिए अब आगे देखिए, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझे ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला देखिए यंग मॉडुलस, पहला क्या है, बताए थे ना कि इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस को, इसको बताए थे स्ट्रेन को, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ई वाला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यंग मॉडुलस मतलब मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए यही चीज होता है, जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है ना, तो उसी के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाई, समझ गया ना। ये बहुत सारा टाइप का होता है, बहुत सारा टाइप कहने का मतलब क्या, अब जैसे स्ट्रेन तो 3 टाइप का था ना भाई, कौन कौन सा 3 टाइप का बताओ। लॉन्गिट्यूडनल था, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक हो गया शियर, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक, 3 को था। तो पहला देखिए, पहला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या बता रहा है, the ratio of tensile or compressive stress to the longitudinal strain is called young modulus of elasticity। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या जानते हो, फोर्स बाय एरिया पढ़े थे हम लोग। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डेल्टा एल बाई एल पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, इसको ए बाई, हाँ उसको बाद में देखेंगे, डेल्टा एल बाई एल ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब पहला और दूसरा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, सिग्मा की जगह पे क्या क्या है, एफ बाई ए है, इसको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एल बाई एल से, तो एल ऊपर चल गया मल्टीप्लाई में कर देते हैं और डेल्टा एल नीचे चला आया, ठीक है ना। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, समझे ना। तो यंग मॉडुलस, पहला यंग मॉडुलस दो, ये 3 गो इक्वेशन 4 गो जो लिखे हैं चारों लिखो, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ऐसे यहाँ भी दिया हुआ है।
चलिए, हो गया होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए वैल्यू दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, स्टील का, इस तरह का चीज का दिया हुआ है। यंग मॉडुलस का यह वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, स्ट्रेंथ भी, स्ट्रेस भी दिया हुआ है। तो सब टेबल देख, चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ठीक है, पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? A structural steel rod has a radius of इतना mm। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्ट्रेस का आप क्या फार्मूला जानते हैं? फोर्स बाई, समझ गए ना? तो रड है भाई स्टील का, सर्कुलर ही होगा, समझ गए ना? तो फोर्स तो 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है और एरिया पाई आर स्क्वायर से ले लेना है, समझ गए ना? और कैलकुलेट कर लेना है, इतना आ जाएगा स्ट्रेस। तो पहला हो गया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है निकालने के लिए? चलिए तो स्ट्रेन में क्या पढ़े थे? समझ गए ना? या एक अभी जो फार्मूला पढ़े हो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला, वो क्या पढ़े थे बताइए? क्योंकि यंग मॉडुलस का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है उसका, तो यंग मॉडुलस वाला फार्मूला पढ़े थे तो यही आया था ना, F/A, यही है ना? तो इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब कितना उसमें चेंज हुआ, तो वही डेल्टा एल का वैल्यू पूछ रहा है, समझ? अभी एक फार्मूला ऊपर में लिखे हो ना भाई, अभी यंग मॉडुलस जब पढ़ा रहे थे, क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू इस इक्वेशन से कितना आ जाएगा? डेल्टा एल अगर निकालेंगे तो एफ इंटू एल, ठीक है, बाई एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नीचे फोर्स दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, एल कितना लेंथ है 1 मीटर, एरिया अभी पाई आर स्क्वायर से निकाल लो, यंग मॉडुलस का वैल्यू 2.0 इंटू 10 का पावर 11 दिया हुआ है, जो भी कट के आएगा वो डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा। इसको देख के अच्छा से बनाइए इस क्वेश्चन को, समझ गए ना? तो इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है। चलिए, डेल्टा एल निकल जाएगा, फिर स्ट्रेन भी निकल जाएगा। क्वेश्चन बनाया जाए, पहले स्ट्रेस निकालिए, ये निकला हुआ है, डेल्टा एल निकालिए, यहाँ निकला हुआ है, और फिर निकल जाएगा तो फिर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है?
डेल्टा एल बाई एल होता है ना, डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 1.59 10 का पावर -3 और ओरिजिनल कितना है 1 मीटर, तो स्ट्रेन भी निकल जाएगा। चलिए इसको पहले दोनों को करिए। हो रहा है। इनको फार्मूला तो यहीं से नोट कर सकते हो, स्ट्रेस का, इलोंगेशन का, स्ट्रेन का। ठीक है ना।
अभी तो धूपा उगा हुआ। चलिए तो थोड़ा बताइए तो अभी आज क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोग। इसका फॉर्मूला भी बताना है, टाइप इसका बताना है, स्क्रीन पर है, इसका फॉर्मूला भी बताना है, टाइप भी बताना है। लॉन्गिट्यूडनल होगा एक। एरोटा, एरोटा टिश्यू। इलास्टिक होता है एक इलेस्टोमर। देखिए तो जल्दी से इसका सब लिख के दिखाइए तो एक बार। स्ट्रेस, टाइप एक एक लाइन में, स्ट्रेन, फार्मूला सही, टाइप, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो इतना जल्दी बना नहीं पाओगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला। धीरे धीरे रिवाइज होता चलेगा, ठीक रहेगा, है ना। मेडिकल खतरनाक खतरनाक है। तो अध्यक्ष बना दिया गया। बंटवारा क्या, हम समझ गए, आम आदमी पार्टी से डरा हुआ है एकदम। या सीधू ने कह दिया होगा कि हम चल जाएंगे बीजेपी में फिर। हाँ हाँ बस गेम भी आम आदमी में चल जाता तो उसी का सरकार बन जाएगा, डबल एकदम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तब लगता है कि हार मान चुका है कांग्रेस, क्या बंगाल टाइप से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ
2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर, बोथ ऑफ डायमीटर इतना आर कनेक्टेड टू द एंड, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय ए लोड द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी इतना ऑब्टेन लोड अप्लाइड। समझ गया ना, कितना लोड मतलब फोर्से का वैल्यू निकालना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया था। समझ गया ना, फोर्स का ही वैल्यू निकालना है। समझ गया। यहाँ पे इस मतलब क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में प्रूव नहीं करवाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, एक मटेरियल के लिए था, अब क्या है दो दो मटेरियल हो सकता है ना भाई। कोई चीज अगर ऐसा पाइप बना हुआ है जिसमें दो गो मेटल यूज किया गया होगा तब हो सकता है ना। वो तारे यूज रहता है, कहीं कहीं देखे हो ना, एक एल्गोरिथम का तार है, कुछ का तार है। ये तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, समझ गया ना। देखिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वी हैव ए स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपाई स्ट्रेन इक्वल टू क्या जानते हो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानते हो ना, जानते हो इसको फार्मूला के फॉर्म में तुरंत। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, इसी को लोड बोल रहा है। पढ़े थे ना जब न्यूटन लॉ पढ़े थे तो W इक्वल टू mg, यही फोर्स भी बोलते थे, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस को W बाई ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। W बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू डेल्टा L बाई एल, है ना। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, नहीं सही बताना भाई। और देखो यहाँ पे C मतलब कॉपर के लिए और S मतलब स्टील के लिए। इसे क्यों नहीं समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आया ना, स्ट्रेस अपाई स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस, यहाँ से स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा, इसको फार्मूला में तोड़िए तो स्ट्रेस को लिख सकते हैं ना W बाई ए। अभी बताया ना कि W बाई यंग मॉडुलस, अगर हम पहले कॉपर रड का बात कर रहे हैं तो यंग मॉडुलस कॉपर, ठीक है। कॉपर में कितना चेंज हुआ है ना जी, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तुम ही ना भी बताए हो। तो स्ट्रेन इक्वल टू लिखोगे ना डेल्टा L बाई एल। सी लिखा हुआ है क्योंकि डेल्टा एल किसके लिए, कॉपर रड के लिए, और एल किसके लिए, कॉपर का। और ये इक्वल किसके होगा, यंग मॉडुलस स्टील का, और डेल्टा एल स्टील अपाई एल स्टील, समझे ना। तो अब ये लाइन समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आ गया। इसको ना अपने से एक्सप्लेन करके लिखो, इस तरह का चीज आ सकता है ना, ये सब तो डेरिवेशन ही है, बताए ही हम। बैटू वाला बताओ मस्त डेरिवेशन करके देता है, जैसे हम बता रहे तो डायरेक्ट लिखा होगा, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, पहले इसको डेराइव कीजिए। और उसको वेट से भी रिप्लेस किया जा सकता है, लोड से। क्या मैच ना, एक विकेट गिर हो गया।
आज बाहर हो गया फिर नहीं ईशान किशन। पिछला बार जैसे हुआ था वैसे ना। चलिए ये लिख लिए हो गए। तो अब ये क्वेश्चन बनाया जाए। पहले 9.2 इसको लिख लो, पहले क्या क्या दिया हुआ है। कॉपर वायर का लेंथ 2.2, स्टील वायर का लेंथ 1.6, कैमीटर, कैमीटर यानी कि रेडियस ले लेते हैं इसका आधा करके, एमएम में है। डेल्टा एल 0.70 mm, इसको अगर एमएम में बदलिएगा तो 220, 220 ना, ये 160। इसका सॉल्यूशन को इतना चीज लिख के पीछे वाला जो लिखे हो, यही होता है यंग मॉडुलस, होता है ना। स्ट्रेस को तुम अपने हिसाब से तोड़ दिए थे, तोड़ दिए थे ना। देखिए तो एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, डेल्टा एल बाई डेल्टा एल किसका, ये डेल्टा एल कॉपर का, डेल्टा एल स्टील का। तो ये किसके बराबर होगा, यंग मॉडुलस स्टील बाई यंग मॉडुलस कॉपर का इनटू लेंथ ऑफ कॉपर बाई लेंथ ऑफ स्टील के। तो यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला और निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यहाँ से एक फार्मूला ये निकल रहा है कि डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इक्वल टू यंग मॉडुलस 2 बाई यंग मॉडुलस 1 इंटू लेंथ ऑफ 1 बाई लेंथ ऑफ 2। किसी भी दो मटेरियल का दिया हुआ रहेगा तो उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट करके निकाला जा सकता है, समझे ना। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ये सब चीज, है ना, नैनोमीटर, यंग मॉडुलस, ये सब टेबल में देख लिया है ऊपर में। जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है यही, तो यंग मॉडुलस का वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, समझे ना। इलोंगेशन हो रहा है इतना का, क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया हुआ था ना, दोनों मिला के इलोंगेशन इतना हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इक्वेशन को सोल्व किया, ए वाला इक्वेशन से इसको आ रहा है डेल्टा एलसी का वैल्यू इतना और डेल्टा का अलग अलग इलोंगेशन इसका इतना इतना आ रहा है। मतलब 7 जो हो रहा था ना, 7 जो इलोंगेशन, उसमें से 5 मीटर बढ़ रहा था कॉपर वाला और 2 मीटर बढ़ रहा था स्टील वाला, समझे। और ये कैसे निकाला उतना बढ़ रहा था, ये वाला आपका निकाला, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इससे निकाला है। तब आपका जो एक
ये वाला लिखे हो ना फॉर्मूला भाई, W/A इक्वल टू एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा डेल्टा एल कॉपर अपाई कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉपर। ये सब फार्मूला पीछे लिखवाए थे ना, थोड़ा धीरे से समझ में आएगा, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है, समझे ना। एक एक में 3 4 5 चीज दे रहा है भाई, तो कहाँ से होगा। धीरे 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 होता रहेगा क्या। हाँ ये तो नया है, क्योंकि 11th में सब पढ़े नहीं हो भाई ना। हाइड्रोकार्बन भी नहीं पढ़े हुए थे पूरा, तो ठीक। लेकिन अब है कि आगे किसी के यहाँ जाके ये सब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझे ना। 5 मिनट का ब्रेक, फिर नीचे देखेंगे, समझे ना। छोड़ना नहीं है, लपेटना ही है एक चैप्टर। देखो अब मान लो कि हार्ड हार्ड चीज नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो क्लियर हुआ ना कि स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टैक्टाइल का क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटा हम लोग पढ़े तक कुछ भी नहीं याद रहा। 30% 40% जरूर याद रहता है, वो 100% एक बार में नहीं कैप्चर करता है। 2 बार 3 बार का तो साइंटिफिक मेथड है, आज पढ़े फिर इसी चीज को कल पढ़ो, फिर एक सप्ताह बाद पढ़ो, फिर 1 महीना बाद पढ़ो, और फिर 1 साल बाद पढ़ो, तो क्या तो कभी बोलता ही नहीं है आदमी। सच बात है ये। तो ठीक है, 5 मिनट का गैप, उसके बाद आते हैं फिर पानी वानी पीते हैं।
हेलो। सर्कस। चलिए देखिए, एक वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका बोल रहा है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। लेट कर लो, यहाँ से लेट कर लो। आर और एल क्या क्या है? इनिशियल रेडियस एंड लेंथ, ठीक है। आर क्या है? वायर का रेडियस। एल क्या है? लेंथ। एम मान लेते हैं मास है, दिया हुआ है, देखिए एम है मास, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। डेल्टा एल का चेंज आता है, जानते ही हो, इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एल इलोंगेशन प्रोड्यूस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ये एनसीईआरटी का आदत है, क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन बाद में, ठीक है ना। जब सब चीज पता है तो ये क्वेश्चन तो भी हम बनेबे किए हैं पीछे, बनाए हो ना भाई। जानते हो ना, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई, और इसको डिवाइड करना है किससे? डेल्टा एल बाई एल से। फोर्स का वैल्यू क्या है बताए थे? फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। एम जी रख लेते हैं। एरिया भी निकाले थे, पाई आर स्क्वायर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले गए तो एल ऊपर और डेल्टा एल नीचे। समझ में आया? ये लाइन तो लिखिए, यंग मॉडुलस ऑफ वायर, और ये फार्मूला, और हर चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है ये चीज, लेट वेट। तो पहले फार्मूला लिख लो, उसके बाद लेट अपने मन से लिख लो कि इसको क्या माने हो, सिग्मा क्या है, ई क्या है, वाई क्या है, एम क्या है, जी क्या है, एल क्या है, डेल्टा एल क्या है, लिखा जाए। इसकी एकदम इजी इजी पढ़ा के क्या करेंगे, है ना। इतना जबरदस्त कंपटीशन मार्केट में है कि एकदम, मान लीजिए कि इजी इजी खाली पढ़ाए तो उससे तो नहीं कुछ हासिल हो जाएगा भाई, है ना। उतना तो आदमी डेफिनेशन ये सब कहीं से भी रख सकता है। खड़ाजात का जयंती बनती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखो एक आया यंग मॉडुलस, अब क्या आया शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस किससे संबंधित है? शियर स्ट्रेन से संबंधित है, समझ गए ना। यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, शियर मॉडुलस को g से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको गामा बोलते हैं y वाले को, समझे ना। फिर उसी तरह शियर मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाई, समझ गए। तो स्ट्रेस तो वही वाला एफ बाई ए वाला, लेकिन स्ट्रेन यहाँ पे कौन वाला? शियर वाला, डेल्टा एक्स बाई एल वाला। एफ बाई ए हो जाएगा और एल बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, समझ गए। और एक चीज देख लो, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ रहता था, मतलब डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू टैन थीटा भी लिखा हुआ देखे हो कहीं कहीं। तो एक अगला फार्मूला इसको लिख सकते हैं, एफ बाई ए और डिवाइड बाई थीटा, समझ गए। तो लिखा जाए शियर मॉडुलस, और ये पहले क्या है? द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस ऑफ corresponding शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉडुलस, समझ गया ना। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू मतलब क्या होता है? जी इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। बाकी ये सब समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे दिया हुआ है। लिखा जाए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या पूरा डिटेल ही है शियर मॉडुलस के बारे में, है ना। डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, हर चीज है। शियर मॉडुलस क्या होता है? ये एरिया में चेंज ला देना, डिफॉर्मेशन हो जाना। लेंथ वेंथ तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा एरिया वेरिया भी चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा एंगल में उड़ गया, कुछ हो गया। क्योंकि हर चीज तो वन डायमेंशनल होगा नहीं, एक्चुअल में तो सब चीज थ्री डायमेंशनल होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक वाला में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे दुनिया का इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शियर मॉडुलस इक्वल टू यंग मॉडुलस बाई 3, समझ गए ना। तो शियर मॉडुलस जो होगा यंग मॉडुलस का 3 से डिवाइड करेंगे उतने के बराबर होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि यंग मॉडुलस शियर मॉडुलस के 3 गुना होगा।
गया भाई शियर मॉडुलस का हिसाब किताब। चलिए तो अब अगला 3 डायमेंशनल वाला पढ़ ही लेते हैं, बल्क मॉडुलस। तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन द सेक्शन इतना भी हम सीन दैट व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट अंडरगो ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस, this leads to decrease in the volume of body, this produce a strain called volume strain। मतलब कैसे पानी में कोई चीज डालोगे तो उसमें स्ट्रेन, पानी का प्रेशर पड़ता है, तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के रेशियो को क्या बोलेंगे, देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक, इसको क्या बोला जाएगा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, हो गया ना, इसको लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बता रहा है -P, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए P का यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हर जगह बढ़ता था ना भाई, देखते थे ना लेंथ लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ पे माइनस प्रेशर, प्रेशर इसको प्रेशर लिख रहे हैं, समझ गए, प्रेशर और बाई वही डिवाइड कर दो डेल्टा V बाई V से। कैसे, कहीं पे फोर्स से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, कहीं पे इसको W से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे P से, प्रेशर से रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका बल्क मॉडुलस का दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको। P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V, तो -P हो जाएगा, V ऊपर गया, डेल्टा L नीचे गया, ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, SI यूनिट बोल रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, मतलब ये तो भाई अब तो चलता ही रहेगा। एक चीज और यहाँ पे बोल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसका उल्टा, बल्क मॉडुलस के उल्टा को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते थे तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता था, उसी तरह से बल्क मॉडुलस का उल्टा क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को, तो ये हो जाएगा 1/p के बराबर, 1/p, तो ये में क्या हो जाएगा, डेल्टा L ऊपर चला जाएगा और P और V नीचे चला जाएगा, समझ गए ना, डेल्टा V है ये, डेल्टा V है, L नहीं। ठीक है, क्या आपका है ये सब चीज, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई, लिखो इसको, लिखो बल्क मॉडुलस। ज्यादा नहीं जानकारी रखना है, बस इतना ही चीज आएगा ही, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तीनों का फार्मूला, पहले का 2-3 फार्मूला, मतलब 7-8 फार्मूला है टोटल। सब सॉलिड का क्या है, प्रॉपर्टी है,
हो गया ये बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। सब टेबल में दिया गया है कि इसका बल्क मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। इसका है सबसे ज्यादा है निकेल का, उसके बाद स्टील, फिर कॉपर, फिर आयरन। ये सब क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ये सब का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ कुछ पूछेगा। स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वेरियस इलास्टिक मॉडुलस। देखिए अब यहाँ पे लगता है कि सबका एक बार में दे दिया है, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस से इलोंगेशन वाला स्ट्रेन, ये भी शियर स्ट्रेन, और ये वॉल्यूम चेंज वाला है ना। डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, और ये पढ़े थे डेल्टा वी बाई वी, है ना। फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम, चेंज शेप होगा, चेंज वॉल्यूम नहीं, शेप होगा वॉल्यूम नहीं। शेप चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाइड्रोलिक, हम लोग पानी में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या है कि भाई आदमी का वॉल्यूम वॉल्यूम घटने लगता है, महसूस घटने लगता है। तीनों फार्मूला जो अभी तक लिखे सब यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है फिर से, है ना। यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। सॉलिड सॉलिड ये तीनों के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए। पढ़ें उसी का ये रिकैप था। पॉइजन रेशियो, ठीक है। Careful observation with the young modulus experiment so that there is also a slight reduction in the cross section of the wire. The strain perpendicular to the applied force is called lateral strain. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson ratio. ये बोल रहा है ना, किसी भी चीज को अगर तुम खींच रहे हो आगे की तरफ तो लेंथ तो इसका भाई बढ़ ही रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घट पड़ रहा है, एक ही साथ दोनों हो रहा है, समझ गए ना। तो उसका जो रेशियो होगा पॉइजन रेशियो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ये लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मतलब एरिया में चेंज, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में चेंज के बराबर होगा, समझ गया। मान लो कि लेटरल स्ट्रेन को मान लिए हैं डेल्टा डी बाई डी मान लिया है, तो इसको डिवाइड कर देना है किससे, डेल्टा एल बाई एल से। तो डेल्टा डी बाई डी इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पॉइजन रेशियो, समझ गए। ये क्या है, एक प्रकार का रेशियो है किसका, स्ट्रेन बाई स्ट्रेन, तो ये डायमेंशन लेस होगा। पहली चीज पॉइजन रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं है ना, पॉइजन रेशियो इज रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, सो इट इज नो डायमेंशन, और इसका यूनिट भी नहीं होगा। यह हुआ है कि स्टील का 0.28 से 0.30 तक रहता है पॉइजन रेशियो का वैल्यू, समझे। पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी सब थोड़ा हाई लेवल अब जा रहा है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
तो क्या बता रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग जाते हो कैनेटिक एनर्जी को क्या लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते थे ना, इसी तरह का कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या डायग्राम। थोड़ा सा चेंजिंग है लेकिन ऐसे रटने के लिए, समझने के लिए, समझ गए ना। देखो अगर फार्मूला डायरेक्ट तो याद नहीं हो सकता है किसी को, लेकिन इस फॉर्म में याद कर लोगे, है ना। डायरेक्ट लोडे निकालना है तो क्या है, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। ये सब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में देखेंगे, है ना। और देख लेते हैं नीचे क्या क्या है और फिर थोड़ा रिकैप मार लेते हैं। बस खत्म था नहीं, तो उसके बाद समरी है, पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ ही लिए हैं, 90% पढ़ लिए सिलेबस। पढ़िए तो ये सब पढ़े हो ना, पढ़ो पहला लाइन पढ़ो। सब पढ़ लो टोटल। देखिए तो ये सब पढ़े हुए हो, यहाँ पे है आपका यंग मॉडुलस, यहाँ पे है शियर मॉडुलस, नीचे में है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी का किताब खोलना है। फिजिक्स का 2 किताब है 11th में, तो दूसरा बुक का पहला चैप्टर है ये, समझे ना। आज यही इंड करते हैं भाई।